हाँ, तो हम बात कर रहे थे निष्क्रमण संस्कार की। तो मॉडर्न ने क्या बोला कि 3rd मंथ तक नेक होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है, तो आप जब भी उसे 4th मंथ में ले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर वो फिर भी अपनी नेक होल्ड नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसे कोई ना कोई जो है डिफॉर्मिटी है, कोई ना कोई डिजीज है, चाहे वो सीपी हो सकती है या कुछ और हो सकती है। दूसरा और क्या होगा, इसकी इम्पोर्टेंस और क्या रहेगी, डेवलपमेंट ऑफ फुल हेड कंट्रोल, वही हो गया, नेक होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी। दूसरा क्या है, द चाइल्ड टर्न्स हिज हेड टुवर्ड रिंगिंग साउंड ऑफ द टेम्पल बेल, जो भी मंदिर में गए आप, आपने बेल बजाई तो क्या करेगा, वो अपने हेड को मूव करेगा, देखेगा कहाँ से आवाज़ आई, जिससे आपको पता चलेगा कि इसको सुनाई दे रहा है। और आपने बेल बजाई, वो आपकी गोद में ही था, फिर भी वो उसने अपना कोई सर का मूवमेंट नहीं किया, इसका मतलब उसे सुनाई नहीं दे रहा, कोई ना कोई हियरिंग डिफेक्ट है। तो इसका भी हमें ज्ञान हो सकता है। दूसरा और क्या रहेगा, बेबी कुड रिएक्ट टू अ सोशल कॉन्टेक्ट बाय अ स्माइल और लाफ एंड प्रोड्यूस साउंड विद प्लेजर। जो भी मंदिर में, ऐसा तो है नहीं कि आप ही अकेले जाओगे मंदिर में, तो और भी लोग आएंगे, तो सोशल कांटेक्ट होगा, और भी लोगों से मिलेगा, है ना। और कोई भी देख के अरे कितना क्यूट है, तो उसकी देख के और देख के क्या कर सकता है, स्माइल कर सकता है, लाफ हंस सकता है। कल पढ़ चुके हम लैंग्वेज माइलस्टोन के अंदर, लाफ कब करेगा, 4th मंथ में ही तो कर रहा था। लाफिंग माइलस्टोन कब आ रहा था, 4th मंथ में। स्माइल कब कर रहा था, 2nd मंथ में करना शुरू कर दिया था। तो ये सारे माइलस्टोन हमें दिखना शुरू हो जाएंगे अगर ऐसा कर रहा है, यानी कि एकदम ग्रोथ डेवलपमेंट माइलस्टोन सब परफेक्ट है, और ऐसा नहीं कर रहा है मतलब गड़बड़ है। तो इनसे हमें ये आइडिया हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अब चलिए उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। बेचारा 6 महीने तक एक ही टेस्ट ले रहा है ब्रेस्ट मिल्क का, अब उसे और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। देखिए क्या क्या खिलाएंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का। देखिए आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जो भी संस्कार आप करवा रहे हो तो कब करवा रहे हो, कौन सी एज में करवा रहे हो। जैसे निष्क्रमण का पूछा जा सकता है, तो वहाँ आपको बताना है कि 4th मंथ में। अन्नप्राशन को रट लेना, इसको तो 6 मंथ में करवा रहे हैं अन्नप्राशन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 मार्क्स में आपसे केवल और केवल इनका क्या पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा कि आपने कब करवाया। तो अन्नप्राशन के लिए आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, देखो 2 बातें हैं अन्नप्राशन को लेके, यहाँ पे लिखी है या नहीं मैं आपको बता देती हूँ कि 2 आचार्य ने बात की है अन्नप्राशन को लेके। एक तो बात की है आचार्य सुश्रुत ने, एक बात की है आचार्य काश्यप ने, ठीक है। काफ और काश्यप समझ लेना, ठीक है, और सुफ और सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है अन्नप्राशन के लिए, इन्होंने कुछ मामला कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। इन्होंने बोला 6 महीने का हो गया बच्चा, अब आप उसे कुछ खिला पिला दो। अब कुछ क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, खिचड़ी खिला दी, ठीक है। बनाते हैं बच्चों के लिए, उपमा बना दिया, दलिया बना दिया, ये खिला दिया उसे, ठीक है। ये खिला दो क्योंकि ये कैसे हैं, लघु है और क्या है, हितकर है। तो आचार्य सुश्रुत ने तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं किए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया मैटर को, सीधा सीधा बोल दिया कि 6 महीने का हो गया बच्चा, अब आप इसे लघु और हितकर अन्न दे दो। तो ये हमने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया कि लघु हितकर बच्चे के लिए क्या हो सकता है, दलिया बड़ी अच्छी चीज़ है, खिचड़ी अच्छी चीज़ है, उपमा दे दो, खिला दो, बढ़िया है, मैगी नहीं खिलानी है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद आए आचार्य काश्यप। आचार्य काश्यप ने बोला कि ऐसे कैसे आप 6 महीने का हुआ और उसको अन्न दे रहे हो। तो आचार्य काश्यप ने 2 बातें बोली अलग अलग। क्या बात बोली, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐड कर लेना फल प्राशन संस्कार। कौन सा, फल प्राशन, अन्न प्राशन नहीं, फल प्राशन। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में फल प्राशन करके पूछा जाए तो फिर आप क्या लिख के आओगे, लिख के तो 6 मंथ ही आना है, लेकिन ये सुश्रुत ने नहीं बताया, ये किसने बताया, आचार्य काश्यप ने। तो आचार्य काश्यप ने 6 महीने के बच्चे के अंदर कौन सा संस्कार बताया है, फल प्राशन संस्कार बताया है। इन्होंने बोला कि भिड़ते ही आपको दलिया खिचड़ी नहीं देना है, पहले उसको फलों का रस पिलाएंगे हम, जैसे एप्पल का जूस निकाल दिया, पपाया जूस निकाल दिया, ये थोड़ा बहुत उसको फलों के रस का प्राशन करवाएंगे। प्राशन का मतलब क्या होता है, ये मैं प्राशन प्राशन बोल रही हूँ, प्राशन का मतलब जानते हो आप, प्राशन का मतलब होता है खिलाना या लेहन, चटाना, लेहन जो कराते हैं चटाना, वो होता है प्राशन,
ठीक है। तो यहाँ पे प्राशन क्या हो गया, पहली बार आपने उसको फलों का रस चटाया। ये बात किसने बोली, आचार्य काश्यप ने बोली। और कब बोली, 6वें महीने में बोली। तो फिर क्या आचार्य काश्यप ने बच्चों को केवल फलों पे जिंदा रखा, कभी खाना नहीं खिलाया, खिलाया, लेकिन कब खिलाया, तो आचार्य काश्यप ने अन्नप्राशन संस्कार कब कराया, यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है, लिख लेना, 10वें मास में। कब करवाया, 10वें महीने में। तो जब बच्चा 10 महीने का हो जाएगा तब आचार्य काश्यप ने बोला कि अब आप इसे खिलाओ, दलिया, खिचड़ी, मैगी, चाउमीन अब खिलाओ। अब तक केवल आपको क्या देना था, फल देने थे। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आचार्य सुश्रुत ने केवल अन्नप्राशन बोला है 6वें महीने में। फिर आचार्य काश्यप आते हैं, उन्होंने 6वें महीने में तो बोला, लेकिन फल प्राशन बोला, फलों का रस चटाओ। फिर वापस से इन्होंने बोला कि अन्नप्राशन करवाना है, लेकिन कब करवाना है, 10वें महीने में। तो क्लियर है तीनों बातें आपको, आगे बढ़ूं, ठीक है। तो 6वें माह में बालक को अन्नप्राशन कराना चाहिए। किसकी बात चल रही है, सुश्रुत की चल रही है। अन्न का प्रयोग कम कम मात्रा में धीरे धीरे कराना चाहिए। अब पता चला आपने 1 किलो दलिया बनाया है, तो बोलो कि नहीं हमने तो और कोई नहीं खाएगा, इसी को खिलाएंगे, हमने तो बना लिया, पूरा इसे ही खत्म करना है, ऐसा नहीं है। जितना कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग भी आपको कम ही खिलाना है, क्योंकि पहली बार खिला रहे हो, हमें नहीं पता कि वो अन्न के प्रति कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि कई बच्चों को एलर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे, क्योंकि कई बच्चों को नॉर्मल खाने से भी क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसीलिए कम मात्रा में और धीरे धीरे, भिड़ते ही ऐसे नहीं 2 कटोरी दलिया खिलाना है आपको। तो अन्न का प्रयोग कम मात्रा में धीरे धीरे करना चाहिए। बच्चे को देर से अन्न देने पर वह रोगी नहीं होता। तो 6 महीने का टाइम इसको इसीलिए दिया गया था। मेन मुद्दा तो ये था कि 6 महीने तक इनकी अग्नि इतनी ज़्यादा तीव्र नहीं होगी कि आप जो भी कुछ खिला पिला रहे हो वो उसको डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि मैं आपको शायद कल परसों बता भी चुकी हूँ, इनके अंदर सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, धीरे धीरे आते हैं। उस हिसाब से हम धीरे धीरे इनको खिलाना शुरू करते हैं। तो बच्चे को देर से अन्न अगर आप दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको रोग नहीं होंगे। मॉडर्न क्या बोला है इसमें, फ्रूट जूस इंट्रोड्यूस टू द ग्रोइंग चाइल्ड। मॉडर्न ने भी काश्यप को चुरा लिया, मॉडर्न ने भी काश्यप की बात बोल दी कि आप पहले क्या दो उसको, फ्रूट जूस दो। फिर उसके बाद क्या बोला, अब फ्रूट जूस आप दे रहे हो, इससे क्या मिलेगा बच्चे को, विटामिन मिलेंगे जो कि बॉडी में नहीं बन रहे, मिनरल्स मिलेंगे, सही बात है। प्रोवाइड फाइबर रिच डाइट दैट हेल्प टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन ऑफ सेट। बच्चों को क्या रहता है, मैंने अभी बोला, अग्नि मांद्य की कंडीशन रहती है बच्चों के अंदर, उनको कॉन्स्टिपेशन बड़ा जल्दी होता है बच्चों को, आपने देखा होगा बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसीलिए हम बच्चों को फूड कैसा दें, फाइबर रिच डाइट देनी चाहिए। सैलेड खिलाना शुरू कर दो, हल्का हल्का क्रश करके, ऐसे नहीं आपने जो है गाजर खिलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, क्रश करके आप जो है फाइबर रिच डाइट उसे दे सकते हो। एकदम क्रश करके देना है, क्योंकि बच्चे के दांत तो अभी ज़्यादा है नहीं, वो उनको डाइजेस्ट, अगला वाला चैप्टर आपका दांत वाला ही आएगा, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, चबा नहीं सकता, इसीलिए आप उसको कैसे दोगे, क्रश करके दोगे। इसीलिए तो बोला इन्होंने, डायरेक्ट उसको फ्रूट भी तो खिला सकते थे, एप्पल दे सकते थे, हाथ में पकड़ा देते कि ले खा ले अपने आप, लेकिन नहीं खा सकता, दांत ही नहीं है बेचारे के, इसीलिए क्या दे रहे हैं हम, फ्रूट जूस दे रहे हैं। तो ये संस्कार हुआ हमारा अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद नेक्स्ट संस्कार है चूड़ाकर्म, इसके बाद कल पढ़ेंगे चूड़ाकर्म, और देख लेते हैं चूड़ाकर्म में क्या है। तो चूड़ाकर्म, आपको चूड़ाकर्म से कंफ्यूज हो सकते हो ये, लेकिन टर्म सबने सुन रखी होगी, मुंडन संस्कार, सब बोलते हैं ना मुंडन, तो मुंडन संस्कार बोले या चूड़ाकर्म बोले एक ही बात होता है। और मुंडन क्या होता है कि पहली बार बच्चे के हमने बाल कब कटवाए, उसको धर्म से जोड़ दिया। आजकल क्या है, ये मुंडन संस्कार को धर्म से जोड़ दिया है। तो कई जगह तो ऐसा भी होता है कि जब मुंडन संस्कार होता है, बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, खाना पीना करेंगे और किसी देव स्थान पर जाके पहली बार बाल कटवाते हैं।
तो वो लोगों ने धर्म से जोड़ दिया इस वजह से। तो देखते हैं चूड़ा कर्म संस्कार में क्या करवा रहे हैं। तो चूड़ा कर्म से तात्पर्य है शिशु के सिर के बाल को प्रथम बार उतरवाते हैं। पहली बार बाल कब हटवाए उसको बोलेंगे चूड़ा कर्म संस्कार। तो उस कर्म को क्या कहते हैं? चूड़ा कर्म कहते हैं। इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। जिन लोगों को चूड़ा कर्म के बारे में नहीं पता और एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन आ गया, नहीं पहचान सकते चूड़ा कर्म क्या है, क्योंकि जो है अपने नॉर्मल रूटीन में हम इस शब्द को नहीं सुनते हैं, हम सुनते हैं मुंडन। तो आपको याद रखना है कि मुंडन ही क्या है? चूड़ा कर्म। फिर उसके बाद क्या लिखा है? बाल नख रोम को क्या बोला गया है? मल कहा गया है। यदि यह अधिक समय तक शरीर पर रहता है तो शरीर को क्या करेंगे? मलिन करेंगे, क्योंकि ये क्या है? मल ही तो होते हैं, धातुओं के मल होते हैं। कोई 80 धातु का मल है, कोई किसी धातु का मल है, सभी क्या है? मल है। तो ये अधिक समय तक शरीर पर रहेंगे तो शरीर को क्या करेंगे? मलिन करेंगे। अतः इनको क्या है? हटाना आवश्यक है। तो इसका कोई विशेष धर्म नहीं है कि हमको बाल कटवा के देवता पे चढ़ाएंगे, नहीं। बच्चे के शरीर को की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए चूड़ा कर्म संस्कार करवाया जाता है। उसको धर्म से जोड़ दिया इसीलिए लोग ऐसे करते हैं। बाकी मेन जो मुद्दा है वो क्या है कि शरीर की हाइजीन को मेंटेन करना, क्योंकि बाल जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो बच्चों के बालों में फंगस भी लग सकती है, जिसको हम डेंड्रफ बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। उन सब चीज़ों से उन रोगों से दूर करने के लिए, जैसे कि बच्चों के अंदर शिरो कपालगत रोग हो सकते हैं, तो उन रोगों से बच्चे को बचाने के लिए हम क्या करवा रहे हैं? चूड़ा कर्म संस्कार करवा रहे हैं। ये पढ़ोगे आप फाइनल ईयर में जाके, अभी आपके काम की बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? अतः शिशु के जीवन में जब प्रथम बार बाल बनवाते हैं तो उसे एक विधि विधान के साथ बनवाते हैं। इसे क्या बोल दिया? चूड़ा कर्म संस्कार बोल दिया। अब देखो, धर्म से जोड़ने का इसको लॉजिक ये रह सकता है कि अगर इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाता तो आधे लोग तो ऐसे ही कि नहीं हटवा रहे, हम तो सुंदर लग रहे हैं, बने रहने दो, लोग नहीं हटवाते। जबकि वो बच्चे के लिए बालों का हटवाना जरूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है और वैसे भी जरूरी है, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए भी। दूसरा देखो, इससे एक चीज़ और पता चलती है हमें, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। मॉडर्न का लॉजिक क्या रहता है यहाँ पे कि फोंटेनेली होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर दो होती हैं। तो जब भी आप मुंडन कर्म करवाओगे, इसका कोई स्पेसिफिक काल नहीं दिया है, एक सेकंड रुकिए, नहीं, इसका मुंडन संस्कार का काल दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पता नहीं कैसे लिखना भूल गई मैं। 1 से 3 साल तक करवाते हैं, या तो पहले वर्ष में करवाएंगे या तीसरे वर्ष में करवाएंगे, दूसरे में नहीं करवाते हैं। ये बात याद रखनी है। मैं आपको बुक का फोटो भेज दूंगी, पता नहीं कैसे छूट गया है ये। तो पहले वर्ष में जब 1 साल का होने वाला है तब करवा दो, दूसरे में नहीं करवाएंगे और तीसरे में करवा सकते हो। वो इसलिए क्योंकि जो एंटीरियर होती है, एंटीरियर फोंटेनेली होती है, वो कब बंद होती है? सही बोल रही हूँ शायद मैं, 18th मंथ में, ठीक है। इस वजह से, और 18 मंथ वाला काल कौन सा हो गया? 1.5 साल का। इसीलिए क्या बोला है, उसमें कोई एरर ना आए, इसीलिए दूसरी साल में आपको चूड़ा कर्म संस्कार नहीं करवाना है। कब करवाना है? या तो पहले में करवा दो या जब वो दोनों ही बंद हो जाएंगी उस टाइम तक करवा दीजिएगा। तो ये इसका लॉजिक है। अगर वो बंद हो गई हैं तो उसका आपको पता चल जाएगा, नहीं बंद हुई हैं तो पता चल जाएगा। हालांकि पता तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, बाल हो तो भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन इससे इन्होंने कोरिलेट करके देखा, मॉडर्न वालों ने, कि आयुर्वेद में जो चूड़ा कर्म बताया है उसको आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक चूड़ा कर्म पढ़िएगा आप, ज़्यादा मैटर इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़्यादा मैटर है ही नहीं तो लेके कहाँ से आएंगे। तो इतना ही सफिशिएंट है, एक बार आया हुआ है एग्जाम में, इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें ध्यान से पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं, बस एक ही लाइन याद रखनी है, उसी को बार बार घुमा के लिख रहे हैं। क्या लाइन है? पहली बार बाल कटवा रहे हैं, उसी को इतनी लाइनों में वापस बार बार लिखा गया है। केवल एक लाइन में आपको पता है, आप एक पेज भी भर सकते हो आराम से। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ आया? ठीक है, बाकी के संस्कार की बात हम करेंगे कल की क्लास में। 2-3 और बच गए हैं, एक है कर्ण वेदन और वेदारंभ उपनयन, ज़्यादा बचा भी नहीं है वैसे तो, ठीक है कोई नहीं, पर फिर भी कल ही बात करेंगे इनके बारे में। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, पढ़िएगा इस टॉपिक को। हाँ बताओ।